नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैलियोलिथिक कल्चर के मेन फीचर्स के बारे में, पूरा पाषाणकालीन संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में बात की थी कि किस तरीके से इसका बंटवारा हुआ है और 3 कालों में पैलियोलिथिक कल्चर को बांटा गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। आज उन्हीं तीनों कालों के संपूर्ण ज्ञान को आज हम देखने का प्रयास करेंगे, जहां पर हम ये देखेंगे कि क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर हम किसी स्थान विशेष में प्राप्त होने वाली संस्कृति को पैलियोलिथिक या पैलियोलिथिक कल्चर या सांस्कृतिक अवशेष या स्थल के तौर पर देख पाते हैं। तो ऐसे क्या क्या मेन फीचर्स हैं, आज हम उन विषय पर यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि पैलियोलिथिक कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक चार्ट है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो उसको हम सामूहिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या परिवर्तन लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में हो रहे थे। मानव जीवन के रहन सहन के साथ साथ मानव के विकास की प्रक्रिया, भूतात्विक जो समय सारणी है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा था, मानव उपकरणों और आकार प्रकार उनकी तकनीकी में क्या परिवर्तन हो रहा था, मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या चेंजेस हो रहे थे। वो सारी चीज़ें जो कि पैलियोलिथिक कल्चर को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक ऐसे मानव जीवन के काल के तौर पर प्रदर्शित करता है जहां पर मानव विकास, मानव बौद्धिक विकास, मानव का जो विकास की प्रक्रिया है वो एक ऐसे दौर पे चल रही होती है जहां पर हम विभिन्न चरणों से गुजरते हुए एक लंबे समय सारणी को बिताते हुए बहुत सारी चीज़ें सीखने का कार्य करते हैं। ये एक लर्निंग फेज था जहां पर मानव बहुत सारी चीज़ों को सीख करके एक कल्चर, एक सिविलाइज सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम बात करें मानव के आवासीय क्षेत्रों के संदर्भ में, लोअर पैलियोलिथिक से लेकर के अपर पैलियोलिथिक अर्थात निम्न पुरा पाषाण काल से लेकर के उच्च पुरा पाषाण काल के संदर्भ में, तो हम देखेंगे कि लोअर पैलियोलिथिक का जो मानव है वो नोमैडिक था, घुमंतु था, घूम रहा था और वो प्रयोग कर रहा था गुफाओं का, शैलाश्रों का अपने रहन सहन के लिए। पेड़ों पर भी वो रहा करता रहा होगा, ऐसा प्रेडिक्शन हम, ऐसी संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। वहीं मिडिल पैलियोलिथिक में हम देखें तो ये भी अभी भी वो नोमैडिक में ही था, नोमैडिक लाइफ, घुमंतु जीवन में ही था, गुफाओं में और रॉक शेल्टर्स में वो रह रहा था। वहीं अपर पैलियोलिथिक की हम बात करें तो अपर पैलियोलिथिक में भी घुमंतु ही था, अभी सेटल्ड नहीं हुआ था, किसी एक विशेष स्थान पे रुकना उसने शुरू नहीं किया था लंबे समय के लिए, और कोई ऐसा आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर या आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें बनाने का प्रयास नहीं किया था जिससे कि हम कह सके कि वो आवासीय क्षेत्रों का निर्माण कर रहा था। तो अभी भी वो गुफाओं में रह रहा था, शैलाश्रों में रह रहा था, और उसके उदाहरण हमें इस दौर से मिलने लगते हैं क्योंकि अपर पैलियोलिथिक उच्च पुरा पाषाण काल मानव जीवन का एक ऐसा काल था जहां से मानव गुफाओं में रहने के साक्ष्य भी देना शुरू कर देता है। अर्थात गुफाओं की दीवारों पर चित्र उकेरे जाने शुरू कर दिए गए थे जिनको हम रॉक पेंटिंग्स के तौर पर, शैल चित्रों के तौर पर प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। यूरोप के विभिन्न इलाकों में हमें इस तरीके के बहुत सारे गुफाएं मिली हैं, शैल चित्र, शैलाश्रय मिले हैं जो कि उच्च पुरा पाषाण काल के मानव के इस गतिविधियों की जानकारी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में भी ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि इस बात को बताती हैं कि उच्च पुरा पाषाण काल का जो मानव है वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कलात्मकता के प्रदर्शन का कार्य करने लगा था। आर्टिस्टिक एक फीचर है, उसको उसने डेवलप किया था और वहाँ पर वो आर्टिस्टिक चीज़ें बनाना शुरू कर देता है। अब ये तो रही बात हैबिटाट की, आवासीय क्षेत्रों की। इसके बाद अगली विशेषता के तौर पर हम देखते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, कैसे अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे, क्या गतिविधियां कर रहे थे, कैसे अपना जीवन चला रहे थे। तो हंटिंग गैदरिंग, लोअर पैलियोलिथिक का जो मानव है वो हंटिंग गैदरिंग का काम कर रहा था। हंटिंग गैदरिंग से तात्पर्य है शिकार और संग्रहण, अर्थात शिकार करता था और संग्रहण करता था। संग्रहण किन चीजों का? भोज्य सामग्रियों का संग्रहण करना, एकत्रित करके रखना। अब संग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म गैदरिंग का मतलब है कि कुछ समय के लिए हमने चीज़ों को एकत्रित किया, अर्थात जैसे मान लीजिए कि कोई शिकार हुआ किसी जानवर का,
शिकार होने के बाद उसको हमने अपने ग्रुप में लेकर के आए, कुछ समय तक हमने उसको खाया पिया और फिर वो समाप्त हो गया। तो ये शॉर्ट टर्म गैदरिंग है, छोटे समय की गैदरिंग है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गैदरिंग हम लोग जब मेसोलिथिक पीरियड में आएंगे उस दौरान लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, जहां पर लॉन्ग टर्म गैदरिंग का मतलब है कि अब हमने इतना माल एकत्रित कर लिया, इतना भोज्य पदार्थ एकत्रित कर लिया जिससे एक लंबे समय तक हम सर्वाइव कर जाएं और वो हमारी इकोनॉमिक लाइफ का पार्ट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गैदरिंग हो रही है ये शॉर्ट टर्म गैदरिंग है, ये लॉन्ग टर्म गैदरिंग नहीं है। तो हंटिंग और गैदरिंग का प्रोसेस हमें लोअर पैलेयोलिथिक में दिखाई पड़ता है। इसके बाद मिडिल पैलेयोलिथिक में भी वही हंटिंग और गैदरिंग हमें दिखाई पड़ रही है। हम मिडिल पैलेयोलिथिक में हंटिंग और गैदरिंग कर रहे हैं। अपर पैलेयोलिथिक पीरियड में भी हम हंटिंग और गैदरिंग, शिकार और संग्रहण का ही कार्य कर रहे हैं। तो कोई चेंज हमें इस पूरे लोअर पैलेयोलिथिक से अपर पैलेयोलिथिक तक मोड ऑफ प्रोडक्शन में नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है, अर्थात व्यवसाय में परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा। इसके बाद हम टूल टेक्निक की बात करें तो लोअर पैलेयोलिथिक निम्न पुरापाषाण काल का जो मानव था वो उपकरणों के निर्माण के लिए पेबुल और कोर टूल्स या कोर टेक्निक का प्रयोग कर रहा था। पेबुल का मतलब है राउंडेड, ठीक है, ये ओवल शेप का राउंडेड एक पेबुल, पत्थर का टुकड़ा, उसको पेबुल कह सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके का पेबुल, ये पेबुल का निर्माण करना था, मतलब पेबुल इसको कहते हैं। और पेबुल टूल क्या है? पेबुल टूल अर्थात इसको ऐसे तोड़ देना, शार्प बना लेना, ठीक है, इसको तोड़ करके, इसको तोड़ देना और तोड़ करके इसको ऐसे ऐसे एजेस बना लेना। तो ऐसे उपकरणों को चॉपर चॉम्पिंग का नाम दिया गया। चॉपर चॉम्पिंग और पेबुल उपकरण बनाए जाने लगे। और लोअर पैलेयोलिथिक के हमको दो तरीके के उपकरण या संस्कृति मिलती है, एक चापर चॉम्पिंग पेबुल और दूसरी हैंडेक्स या मद्रासियन, जो कि भारत में 1863 में अतिरपक्कम और पल्लवरम से मद्रास में रॉबर्ट ब्रूसफुटे को ऐसे हैंडेक्सेस मिले थे, इसलिए उसको मद्रासियन या हैंडेक्स संस्कृति कहा गया। और चॉपर चॉपिंग वाले जो पेबुल उपकरण है वो हमको भारत में सोहन संस्कृति में दिखाई पड़ते हैं, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है, शिवालिक क्षेत्र में बहती है और वहां से हमें ये लक्षण मिल रहे हैं। इसीलिए हम इसको चापर चॉम्पिंग पेबुल या सोहन संस्कृति के तौर पे देखते हैं। कभी टूल टाइपोलॉजी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चापर चॉम्पिंग पेबुल और कोर टूल। अब कोर क्या है? कोर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोर एक पत्थर है और उस पत्थर से तोड़ करके एक दूसरा पत्थर निकाल लिया जा रहा है। तो जिस पत्थर को तोड़ा जा रहा है और जिसमें निगेटिव बल्ब ऑफ प्रकर्शन है, ठीक है, निगेटिव बल्ब ऑफ परकशन ये है, उसको हम कोर कहते हैं। और जो निकला हुआ पार्ट होता है जिसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन है, उसको हम फ्लेक कहते हैं। उसको हम फ्लेक कहते हैं। तो यहाँ पर कोर पे बड़े बड़े जो पत्थर हुआ करते थे उन पर टूल बनाया जा रहा था, इसीलिए कोर टूल टेक्निक का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा था। तो लोअर पैलेयोलिथिक की जो टेक्निक है वो पेबुल टूल्स और कोर टूल्स हैं। इसके बाद मिडिल पैलेयोलिथिक में टूल टेक्नोलॉजी में चेंज होता है। अब यहाँ पर पेबुल टूल होने लगते हैं, फ्लेक टूल्स बनाए जाने लगते हैं। अब फ्लेक टूल्स क्या है? अर्थात कोर से एक छोटा पत्थर निकाल लिया गया, फ्लेक, और इसी फ्लेक पर उपकरण बनाए जाने लगे, अर्थात अब उपकरण छोटे होने लगे। लोअर पैलेयोलिथिक के टूल की अपेक्षा में मिडिल पैलेयोलिथिक के टूल जो है वो थोड़ा सा छोटे बनाए जाने लगे, क्योंकि वो पत्थर को, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को निकाल के फ्लेक पर उपकरण बनाए जाने लगे थे, इसीलिए यहाँ पर फ्लेक टूल्स इनको कहा जाता है। इसके बाद अपर पैलेयोलिथिक में एक और टेक्निक आई, वहाँ पर ब्लेड्स निकाली जाने लगी, ठीक है। ब्लेड्स क्या है? ब्लेड्स बेसिकली एक ऐसा उपकरण है जो कि उसकी लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई के 2 गुने होती है। ऐसे उपकरणों को हम ब्लेड्स कहते हैं। और उसके 2 पैरेलल एज होते हैं, समानांतर जो है पार्श्व होते हैं। तो ऐसे उपकरण को हम ब्लेड कहते हैं। तो अपर पैलेयोलिथिक में ऐसे ही ब्लेड उपकरणों का निर्माण किया जाने लगा था, और यही वजह है कि अपर पैलेयोलिथिक पीरियड के जो टूल टेक्नोलॉजी है उसको हम ब्लेड या ब्यूरिन टेक्नोलॉजी के तौर पर कहते हैं, ठीक है। ब्लेड या ब्यूरिन टेक्नोलॉजी उसको कहा जाता है, या ब्लेड ब्यूरिन कल्चर भी हम उसको कहते हैं।
अब हम टाइपोलॉजी की बात करें लोअर पैलियोलिथिक से लेकर के अपर पैलियोलिथिक तक, तो लोअर पैलियोलिथिक में हमें चॉपर, चॉम्पिंग, हैंडेक्स और क्लीवर जैसे उपकरण प्राप्त होते हैं। वहीं मिडिल पैलियोलिथिक में हमें फ्लेक्स, छोटे हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, डिस्क्वायड और पॉइंट जैसे उपकरण प्राप्त होते हैं। और वहीं अपर पैलियोलिथिक में हमें ब्लेड, ब्यूरिन और बोरर जैसे उपकरणों की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये उपकरण आगे हम लोग पिक्चर्स के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद रॉ मटेरियल की बात करें कि ये जो उपकरण बनाए जा रहे थे उनको किन पत्थरों पर बनाया जा रहा था, तो पीरियड बाय पीरियड इसमें चेंज भी दिखाई पड़ता है। लोअर पैलियोलिथिक में ज़्यादातर क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, डोलोराइट और बेसाल्ट नामक पत्थरों का प्रयोग किया गया था उपकरणों को बनाने के लिए। वहीं मिडिल पैलियोलिथिक में भी क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, डोलोराइट और बेसाल्ट पत्थर का यूज हो रहा है। लेकिन अपर पैलियोलिथिक में एक चेंज हमें दिखाई पड़ता है और वो चेंज ये है कि उपकरणों के निर्माण के लिए चर्ट नामक एक पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा है, जिसको हम क्रिप्टो क्रिस्टलाइन पत्थर के तौर पे भी देखते हैं। अर्थात ये फाइन ग्रेन का मेंबर है, फाइन मटेरियल है, फाइन रॉ मटेरियल है, जिस पर उपकरणों को, खासकर ब्लेड जैसे उपकरणों को बनाने में आसानी होती है, क्योंकि ये जो इसके जो पार्टिकल्स है वो आपस में लीन करते हैं, थोड़ा सा पास में है, जिसकी वजह से फोर्स जो लगाई जाती है वो ठीक से सफ़र करती है और उसकी वजह से अच्छी तरीके से चीज़ें डिटैच हो जाती हैं। जैसा आप चाहें, जैसी ब्लेड तोड़ना चाहे वैसी ब्लेड आ जाएगी। जबकि लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट ये सब कोर्स मटेरियल हैं, इनमें अगर आप ब्लेड निकालना चाहें तो उतनी आसानी से नहीं निकलेगी जितनी कि चर्ट में। इसीलिए अपर पैलियोलिथिक के मानव ने चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग ब्लेड निकालने के लिए करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसके बाद इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें कि पर्यावरण कैसा था, तो लोअर पैलियोलिथिक में लोअर और मिडिल प्लेस्टोसीन अर्थात निम्न और मध्य प्रतिनूतन काल का दौर था, जहां पर हिमकाल और अंतर हिमकाल हुआ करते थे। ऐसे 7 चरण हमें दिखाई पड़ते हैं इस पूरे पुरापाषाण काल में, हिमकाल और अंतर हिमकालों के। हिमकाल मतलब बर्फ का जमा रहना और अंतर हिमकाल या इंटरग्लेशिएशन का मतलब है कि बर्फ का पिघलना, अर्थात मौसम थोड़ा गर्म होता था जहाँ पे बर्फ पिघलती थी। तो कई इंटरवल्स हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इन्वायरमेंट यहाँ पर ऐसा था, लोअर पैलियोलिथिक में लोअर और मिडिल प्लेस्टोसीन था, प्रतिनूतन काल था। मिडिल पैलियोलिथिक में मिडिल प्लेस्टोसीन है और अपर पैलियोलिथिक में लेट प्लेस्टोसीन है, अर्थात प्रतिनूतन काल की समाप्ति का दौर है, जहां पर मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगता है। और उसी के बाद 10,000 ईसा पूर्व में 10,000 BC के आसपास हमको होलोसीन पीरियड दिखाई पड़ता है, जहां पे मौसम गर्म होता है और हिम और अंतर हिमकाल, ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन का वो जो पीरियड है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन स्पेसीज की बात करें, क्योंकि मानव विकास की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही थी। तो कौन कौन से मानव विकास या मतलब कौन कौन से मानव की जो प्रजातियां हैं वो हमें प्राप्त होती हैं, तो लोअर पैलियोलिथिक में हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिलते हैं जो कि प्राचीन मानव है। ठीक है, मानव, और इनको मानव संप्राणी भी कहा गया है, अर्थात जो लिंक है चिंपैंजी और गोरिल्लास और मानव के बीच की, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक प्रजाति है जो कि उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा होमो हैबिलिस हैं और फिर उसके बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस पहला ऐसा मानव था जो सीधे खड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इरेक्ट हो जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है और ये पहला ऐसा मानव था। तो 3 मानव प्रजातियां हमें निम्न पुरापाषाण काल में प्राप्त हो रही हैं। इसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक तक आते आते ये इरेक्टस कंटिन्यू करता है, होमो इरेक्टस, और निएंडरथल्स भी आ जाते हैं। खासकर यूरोप का जो इलाका है वहाँ पर हमें निएंडरथल्स नामक मानव प्रजाति प्राप्त हो रही है। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक तक आते आते होमो सैपियंस आ जाते हैं और होमो सैपियंस के आने के बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में होमो सैपियंस शामिल, होमो सैपियंस ही लीड करने लगते हैं। और बीच में कई छोटी छोटी और भी स्पेसीज़ हैं, जैसे क्रोमैग्नन है, फ्लोरेंसिस हैं, जावा मैन है, चीनी पेकिंग है, ऐसे बहुत सारे जो सब स्पीसीज़ हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग एरियाज़ में हमें मिलती हैं, वो साथ में कंटिन्यू कर रही होती है मिडिल पैलियोलिथिक टू अपर पैलियोलिथिक। इसके बाद हम क्रोनोलॉजी की बात करें, तिथि क्रम की बात करें, तो 1.8 मिलियन ईयर्स लोअर पैलियोलिथिक की डेट जाती है। वैसे तो 2.5 मिलियन ईयर भी है अफ्रीका वगैरह में, लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 1.8 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास इसकी डेट हम रख सकते हैं। ठीक है, वैसे डेट 2.5 मिलियन ईयर्स के आसपास की भी है, विश्व के विभिन्न भागों से मिल रही है। ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक की जो डेट है वो आपकी 200 से 300 हज़ार साल, अर्थात 2 या 3 लाख
3 लाख के आसपास उसको हम देख सकते हैं। अतिरपक्कम से एक डेट हमें मिली है मिडिल पैलेयोलिथिक की, जो कि उसको 3 लाख के आसपास ले जा रही है। इसके बाद अपर पैलेयोलिथिक की जो डेट है वो 40,000 ईसा पूर्व के आसपास हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, 40,000 BC के आसपास की उसकी डेट हमें दिखाई पड़ती है। तो ये जो है मेन फीचर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात की इस पूरे पैलेयोलिथिक कल्चर के। अब कुछ पिक्चर्स के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये पिक्चर है लोअर पैलेयोलिथिक के बारे में। हम लोगों ने देखा कि लोअर पैलेयोलिथिक में नोमैडिक था, हंटिंग गैदरिंग हो रही थी, पेबल टूल्स और कोल्ड टूल्स बनाए जा रहे थे, चॉपर, चॉम्पिंग और हैंड एक्सेस क्लीवर जैसे उपकरण थे, क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और बेसाल्ट जैसे पत्थरों का प्रयोग हो रहा था उपकरणों को निर्माण करने में। लोअर और मिडिल प्लेस्टोसीन का समय चल रहा था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जैसी प्रजातियां उस दौरान प्राप्त होती हैं और 1.8 मिलियन ईयर्स का समय हमें दिखाई पड़ता है। अब ये देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो सैम्पियंस निरंतर, होमो सैम्पियंस सैम्पियंस, किस तरीके से ये एक परिवर्तन हमें दिखाई पड़ रहा है मानव प्रजातियों में। और ये हमारे उपकरण है, चॉपर चॉम्पिंग उपकरण है। इसके अलावा ये पेबल टूल्स हैं, ये क्लीवर है, ये हैंड एक्स है। तो ये हमारे लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड के उपकरण हैं। इसके बाद अगला हमारा जो मिडिल पैलेयोलिथिक का पीरियड है उसमें भी हमें नोमैडिक लाइफ दिखाई पड़ती है। हंटिंग गैदरिंग हमें कर रहे होते हैं, फ्लेक टूल्स हम बना रहे होते हैं। उसमें अलावा फ्लेक, हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, डिस्क्वाइड और पॉइंट जैसे उपकरण बन रहे हैं। क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और बेसाल्ट जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। मिडिल प्लेस्टोसीन का समय चल रहा है प्रतिनूतन काल में। होमो इरेक्टस और निएंडरथल्स हमें प्राप्त होते हैं और 200 से 300 की ईयर उनकी समय देखा जा सकता है। अब जैसे ये आप पिक्चर में देखें कि ये हमारा साइड स्क्रैपर है, ये पॉइंट है, ये लेवलेस पॉइंट है, डेंटिकुलेटेड है, नॉच है, हैंडेक्स है, बाइफिशियल पॉइंट है। तो ये सब जो है लोअर मिडिल पैलेयोलिथिक के टूल्स हैं जो कि लोअर पैलेयोलिथिक की अपेक्षा में छोटे दिखाई पड़ते हैं साइज में। इसके बाद आता है हमारा अपर पैलेयोलिथिक। अपर पैलेयोलिथिक में भी देखिए नोमैडिक लाइफ है, केव और शेल्टर्स में हम रह रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं। ब्लेड टूल हमारी टेक्नोलॉजी है, ब्लेड पर हम उपकरण बनाने लगते हैं। ब्लेड, ब्यूरिन और बोरा जैसे उपकरण बना रहे हैं। चर्ट का प्रयोग कर रहे हैं पत्थर का। प्लेस्टोसीन, लेट प्लेस्टोसीन और होलोसीन वहाँ से आना शुरू हो जाता है। होमो सैम्पियंस मानव आ जाता है और 40,000 ईसा पूर्व के आसपास ये स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। अब ये देखिए कि हम गुफाओं में रह रहे थे, ये बड़ी अच्छी रॉक पेंटिंग है यहाँ पर। शैल चित्र हम बना रहे थे अल्तमीरा स्पेन में, रोमेनल्ली में इटली में। ठीक है, ऐसी बहुत सारी फ्रेस्को गुफा है। तो ऐसी बहुत सारी गुफाओं में ऐसे शैल चित्र मिलते हैं जिससे कि हमें इनकी इस एक्टिविटी की जानकारी हो रही थी कि ये लोग कला के क्षेत्र में भी धीरे धीरे पारंगत होते जा रहे थे। अपनी भावनाओं को इन्होंने व्यक्त करना शुरू कर दिया था। ये देखिए ये ब्लेड उपकरण है, ये कोर है जिनसे ब्लेड निकाली गई हैं। तो ये सब ब्लेड उपकरण हैं, ये कोर है। इसके अलावा ये एक मातृ देवी की मूर्ति है जो कि बेलन नदी घाटी में मिलती है और ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बेलन नदी के लोहंदा नाला 3rd ग्रेवल से ये मूर्ति मिलती है और इनके कला के संदर्भ में हमें जानकारी देती है। वैसे तो महाराष्ट्र के पटने में भी शुतुरमुर्ग के अंडे में हमें इनग्रेविंग्स मिली हैं जो कि उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है और इनके कलात्मक जो ज्ञान है उसकी जानकारी हमें दे रही है। इसके अलावा एक और यहाँ पर एक और प्रतीकात्मक चिन्ह है जिसको हम श्राइन बोलते हैं। ये हमें बागोर से मिल रहा है जो कि मध्य प्रदेश सीधी डिस्ट्रिक्ट में है और ये भी उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है जो कि इनके कलात्मकता के संदर्भ में हमें जानकारी दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पूरा पाषाण काल का जो मानव जीवन था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन सी विशेषता थी और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम किसी भी पुरास्थल में पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की पहचान कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। फिर से वही बात मैं दोहराना चाहूँगा कि उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल को आप लगातार देखते रहें। कमेंट्स के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि और बेहतर जानकारी और बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो सके और एक बेहतर संवाद की स्थिति को बनाया जा सके। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। फिर एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।